हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज हम बच्चों एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ये चैप्टर आपका अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स लेगा। ये एक बड़ा चैप्टर है, जैसे कि आपका शेयर कैपिटल वाला चैप्टर बड़ा है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर बड़ा है। ये थोड़े टाइम टेकिंग चैप्टर है, बट हाँ एग्जाम में इनका वेटेज भी ज्यादा होता है। एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखे, बहुत सारे स्टूडेंट्स के फास्ट ट्रैक स्टूडेंट्स के डाउट्स भी देखे, और वो कमेंट्स पढ़ने के बाद, वो डाउट्स देखने के बाद मुझे ये पता चला है, ये समझा है कि उन स्टूडेंट्स ने शायद हमारा सब्जेक्ट इंट्रो वीडियो ध्यान से नहीं देखा है। तो अगर बेटा आप सीधा लॉ के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स करने स्टार्ट कर दिए हो तो प्लीज 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 एक बारी सब्जेक्ट इंट्रो वीडियो जरूर देखना। आपके सारे 90% जो डाउट्स आ रहे हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे कि नोट्स कहां मिलते हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ वहां पे इन डिटेल बताया हुआ है। ठीक है, ओके सर। तो चैप्टर को स्टार्ट करूं? यस सर। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि अगर आप तेजी पर भगाकर सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं कि लॉ का ये वाला लेक्चर भी देख लिया, वो वाला लेक्चर भी देख लिया, तो इससे कोई हेल्प नहीं होगी। साथ साथ रिवाइज भी करते रहिए, नोट्स भी बनाते रहिए और लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। सिर्फ ये नहीं कि आज एक दिन में पूरा चैप्टर ओवर कर दिया, यस यस, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्ज था आपको बताना। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, जो बच्चे एक एक दिन में 2-2 चैप्टर कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। आज हम लेक्चर नंबर 1 है, हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बारे में सीखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ बातें हमें पता चलेंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना। हाँ हाँ, तो यहां पर थोड़ा इधर हो जाता हूं मैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा। हाँ चलिए, हाँ तो यहां पर आप दिख रहे होंगे जैसे कि ये अलग सर है। ठीक है, ओके, अलग सर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने YouTube पर एक चैनल बनाया। क्या चैनल बनाया? फिजिक्स वाला करके, फिजिक्स वाला करके एक चैनल बनाया, जहां पर इन्होंने फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया। सारे बच्चों को फ्री कंटेंट इन्होंने दिया। ठीक है, कुछ टाइम बाद इन्हें लगा कि यार इसको मुझे ना, अब मैं उस लेवल पे पहुंच चुका हूं कि इसको हमें कंपनी फॉर्म में बनाना चाहिए, इसकी एक ऐप भी लानी चाहिए। और इन्होंने एक पर्सन को ढूंढा जिनका नाम है मिस्टर प्रतीक। क्या नाम है बेटा जिनका? मिस्टर प्रतीक। इन्होंने प्रतीक सर को ढूंढा जिनका काम था ऐप को डेवलप करना फिजिक्स वाला के लिए। दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि वो एक कंपनी खोलेंगे। दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड करा कि वो एक कंपनी खोलेंगे। अब यहां पर इनको कंपनी खोलने का इन्होंने डिसीजन लिया। क्यों डिसीजन लिया वो हम पहले चैप्टर में समझ चुके हैं। चैप्टर 1 में आपने देख लिया होगा कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कंपनी खोलने के। ठीक है, अब ये इन्हें प्रोसीजर नहीं पता लॉ का कि कंपनी कैसे क्रिएट होती है, तो ये किसी की हेल्प लेंगे जिसको लीगल प्रोसीजर की नॉलेज होगी, जिसको लीगल प्रोसीजर की नॉलेज होगी। हो सकता है ये किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास जाएं, हो सकता है ये किसी कॉस्ट अकाउंटेंट के पास जाएं, हो सकता है किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाएं, हो सकता है किसी एडवोकेट के पास जाएं जिसने पहले कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी होगी, जिसको पता है कि कंपनीज एक्ट में लॉ में कंपनी को बनाने का क्या तरीका बताया गया है। तो इन्होंने चुना सीए गुरप्रीत सिंह को। किसको चुना? सीए गुरप्रीत सिंह को चुना। ये सीए हैं बेटा प्रमोटर के। हमने कहा जी हां पैसा लगेगा लेकिन कंपनी बना देंगे, आप ऐसा कर दीजिएगा, हमें 40,000 रुपीज फीस दे दीजिएगा, स्टार्ट से लेकर सब कुछ एंड तक हम आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करा देंगे। प्रोसीजर में क्या होगा बेटा? ऑनलाइन, अब सब कुछ ऑनलाइन होता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। हम ऑनलाइन एमसीए की वेबसाइट पर एक फॉर्म भरेंगे जिसका नाम है स्पाइस प्लस फॉर्म। क्या नाम है? स्पाइस प्लस फॉर्म। स्पाइस की फुल फॉर्म है बेटा एस फॉर सिंप्लीफाइड, पी फॉर प्रोफोर्मा, प्रोफोर्मा मतलब फॉर्मेट या फॉर्म, फॉर, आई से इनकॉर्पोरेटिंग, सी से कंपनी और ई से इलेक्ट्रॉनिकली। यानी इलेक्ट्रॉनिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो सिंपल फॉर्मेट बनाया गया है उसको शॉर्ट में बोला गया स्पाइस। तो पहले स्पाइस फॉर्म हुआ करता था, अब उसका नया वर्जन आ गया स्पाइस प्लस। स्पाइस प्लस, ठीक है।
ये फॉर्म हम फीस के साथ फाइल करते हैं। किसके पास फाइल करते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। किसके पास फाइल करते हैं? कंपनीज के रजिस्ट्रार के साथ फाइल करते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आरओसी। अब इन्हें हम स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करेंगे और इसके साथ बेटा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फाइल होती है और फीस भी हम पे करेंगे। जब हम ये काम कर देंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करेगा? उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, प्राइमा फेसी चीजों को चेक करेगा, चेक करने के बाद अप्रूव कर देगा। आपके फॉर्म को अप्रूव कर देगा मतलब आरओसी के पास एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर मेंटेन्ड है। क्या मेंटेन्ड है? इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर। सर किस चीज का रजिस्टर है वो? बेटा उस रजिस्टर में जितनी भी कंपनियां इनकॉर्पोरेट होती है उसका नाम वहां पर लिखा जाएगा। तो यहां पर बेटा आरओसी क्या करता है? एंटर कर देता है आपकी कंपनी का नाम इन रजिस्टर ऑफ कंपनी। कहां एंटर कर देता है? इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंटर कर देता है। और यह करने के बाद एज अ प्रूफ आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये एक प्रूफ है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। आपकी एक कंपनी जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है वो इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। और यहां पर उसमें एक नंबर भी मेंशन होता है बेटा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके बारे में हम थोड़ी आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो बेसिक सी बात है, सिंपल थी, एक बार फिर से बता देता हूं। कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं उन्हें कंपनी खोलने का आइडिया आता है, वो किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं, उसे फीस देते हैं, प्रोफेशनल पूरी मदद करता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। सारा लीगल प्रोसेस कौन करता है? वो पर्सन ही करता है। और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जब डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाते हैं, चेकिंग होती है, वो आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज में एंट्री करके आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है। बस इतना सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। अब एक बेसिक बात आती है, सर प्रमोटर कौन होता है? सर जी, ओ सर जी, मैंने कहा हां हां सर, प्रमोटर कौन होता है? सर बेटा देखो यहां पर ना प्रमोटर के दो मतलब है। एक प्रमोटर होता है लेमन लैंग्वेज में। लेमन लैंग्वेज में मतलब नॉर्मली हम प्रमोटर का मतलब क्या समझते हैं? प्रमोटर वो पर्सन होता है जिसे कंपनी का आइडिया आता है कि वो कहता है भाई मैं बिजनेस करूंगा कंपनी ओपन करने के लिए। प्रमोटर वो होता है जो सारे स्टेप्स लेता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। जैसे हमारे केस में बेटा प्रमोटर कौन था? हमारे केस में जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में दो प्रमोटर थे, एक अलग सर प्रमोटर थे और दूसरे प्रतीक सर प्रमोटर थे, ठीक है। और गुरप्रीत सर प्रमोटर नहीं थे, भले ही उन्होंने कंपनी बनाने के सारे स्टेप लिए हैं, लेकिन मैं प्रोफेशनल कैपेसिटी में जुड़ा था। तो प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आप कंपनी बनाने में मदद करते हो तो आप प्रमोटर नहीं हो, आप तो प्रोफेशनल हो जो बस पैसा ले रहा है और सर्विस दे रहा है। आपका कंपनी बनाने के लिए आपका कोई रोल मेजर नहीं था। ये तो हो गया बेटा लेमन लैंग्वेज में। लेकिन कंपनीज एक्ट इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। कंपनीज एक्ट कहता है प्रमोटर म्हणजे क्या, प्रमोटर मतलब क्या। कंपनीज एक्ट में जब मैं प्रमोटर की बात करता हूं तो सबसे पहले वो कहता है प्रमोटर वो पर्सन है। सबसे पहले उसने क्या कहा? प्रमोटर वो पर्सन है, फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर मेंशन है। क्या कहा? जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में एज प्रमोटर मेंशन है। अब आप पूछोगे सर प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो जिन बच्चों ने चैप्टर 3 नहीं देखा होगा वो उनका क्वेश्चन होगा प्रोस्पेक्टस क्या होगा, लेकिन जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता है। तो उनके लिए बता देता हूं बच्चों, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट, कंपनी अगर कभी भी पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, चाहे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स के जरिए,
मनी रेज करना चाहती है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट बनाती है अंडर सेक्शन 26, एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको हम प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, और उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी को बताना होता है कि उसका प्रमोटर कौन है, उसका प्रमोटर कौन है। तो वो कह रहे हैं आप कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ लेना, उसमें प्रोस्पेक्टस में प्रमोटर का नाम लिखा होगा। ठीक है जी। दूसरा उन्होंने कहा कंपनी हर साल एक एनुअल रिटर्न आरओसी के साथ फाइल करती है। कंपनी हर साल क्या करती है? एक एनुअल रिटर्न फाइल करती है। किसके साथ फाइल करती है? आरओसी के साथ। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में एनुअल रिटर्न का प्रोविजन हम पढ़ेंगे। ठीक है। उस एनुअल रिटर्न में भी कंपनी अपने प्रमोटर का नाम बताती है, तो वहां पर देख लेना। कह रहे प्रोस्पेक्टस नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कह रहे कंपनी के एनुअल रिटर्न में दिख जाएगा कि कंपनी का प्रमोटर कौन है। एनुअल रिटर्न में दिख जाएगा कंपनी का प्रमोटर कौन है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा चलो तुम्हें प्रोस्पेक्टस में नहीं दिखा, तुम्हें एनुअल रिटर्न में हो सकता है कंपनी ना बताए। वैसे तो कंपनी की ड्यूटी थी प्रमोटर बताना, बट अगर कंपनी ना बताए तो क्या होगा? तो आप देखना कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी के बिजनेस का कंट्रोल, कंपनी के अफेयर्स का, कंपनी में डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल किस पर्सन के पास है? सो पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, पर्सन who has control over affairs of company। हो सकता है उसके पास कंट्रोल इसलिए है क्योंकि वो कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है, हो सकता है उसके पास कंट्रोल इसलिए क्योंकि वो कंपनी का डायरेक्टर है, हो सकता है कोई और रीजन हो, लेकिन अगर उसके पास कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल है, फिर चाहे उसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हो या ना लिखा हो, फिर चाहे उसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा हो या ना लिखा हो, हम उसे प्रमोटर का दर्जा देंगे, हम उसे प्रमोटर का दर्जा देंगे। और लास्ट पॉइंट मेरे बच्चा, इन अकॉर्डेंस विद हुज एडवाइस, जिसकी एडवाइस पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेते हैं, जिसकी एडवाइस पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, वो इंसान भी, क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन नॉर्मली, आप ये मान लीजिए सारे डिसीजन नॉर्मली 90% डिसीजन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेते हैं, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली कंपनी को वही कंट्रोल कर रहा है, तो इसीलिए हम उसे क्या मानेंगे? प्रमोटर मानेंगे। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, जिसकी डायरेक्शन पर पीओडी एक्ट करते हैं। अब ये डेफिनेशन इस डेफिनेशन से अलग क्यों है, ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। बेटा क्या है ना, आप जब धीरे धीरे आगे लॉ में प्रोसीड करोगे तो आप देखोगे कि प्रमोटर के ऊपर कंपनी के बड़ी सारी पेनल्टीज लगती है। अगर कंपनी कोई गड़बड़ करती है तो डायरेक्टर पे तो लगती है, बट कई सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर कंपनी के प्रमोटर पर भी पेनल्टी लगती है। अब मान लीजिए अगर मैं आज आपसे पूछूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रमोटर कौन है, ठीक है, तो आप हो सकता है कि आप मुकेश सर का नाम ना लो। लेमन लैंग्वेज में आप कहोगे सर रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाने वाले कौन है? किनके दिमाग में आइडिया आया था? सर धीरू भाई अंबानी सर का आइडिया आया था, है ना। धीरू भाई अंबानी सर को आइडिया आया था सर वो प्रमोटर है, लेकिन वो लेमन लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आप सही कह रहे हो वो प्रमोटर है। बट जब अब मैं कंपनीज एक्ट में आ जाऊंगा, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ता हूं, आज की तारीख में बताओ रिलायंस इंडस्ट्रीज के किसका कंट्रोल है? कौन पर्सन है जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल कर रहा है? सर आज की तारीख में तो मुकेश अंबानी जी, यस और नो, मुक्कू भाई कंट्रोल कर रहे हैं। तो लॉ कह रहा है, कंपनीज एक्ट कह रहा है हमें सिर्फ वो इंसान नहीं चाहिए जिसने कंपनी को बनाया था, हमें तो वो इंसान चाहिए जो करंटली कंपनी को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आज जब कंपनी में कुछ गलत होगा और हम प्रमोटर पे पेनल्टी लगाएंगे तो हम धीरू भाई जी के पास नहीं जाएंगे, हम किसको पकड़ेंगे? हम मुकेश जी को पकड़ेंगे कि भाई कंपनी में इतना बड़ा
फ्रॉड हो गया, तुम कंट्रोल कर रहे थे, तुम्हारी डायरेक्शंस में सब लोग चल रहे थे, इतनी बड़ी गड़बड़ होगी, इतने लोगों का नुकसान हो गया, तो हम आपको पकड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए कंपनीज एक्ट में आज आप प्रमोटर है और प्रमोटर चेंज होता रहेगा। फ्यूचर में आज मुकेश सर है, क्योंकि कंपनी की तो परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी तो चलती रहेगी, तो आज प्रमोटर है, फ्यूचर में कोई और प्रमोटर बन जाएगा। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रमोटर अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रमोटर है उसको जेल डाल दिया जाएगा, उस पर फाइन लगा दिया जाएगा। लेकिन लेमन लैंग्वेज में जो नॉर्मल भाषा में प्रमोटर वर्ड बना था, वो उसके लिए बना था जिसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करने की बात करी थी। आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर होगा। यस सर। तो लास्ट पॉइंट उन्होंने बस ये बोला, बट इट शॉल नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु इज एक्टिंग, मेनली का मतलब होता है ओनली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप गुरप्रीत सर को हायर करते हो और वो अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज आपको दे रहे हैं, है ना, मान लीजिए कंपनी ने गुरप्रीत सर को हायर किया, ठीक है, और बोला कि हमें ये डिसीजन बताइए, इसमें कंपनी को पैसा इक्विटी से उठाना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा, कह रहे सर आप फाइनेंस एक्सपर्ट है, सर बताइए ना, हमें पैसा इक्विटी से उठाना चाहिए या हमें पैसा डेट से उठाना चाहिए, हमें बिजनेस को बढ़ाना है। ओके, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा इवेल्युएट करके कि मुझे लगता है इस केस में तुम्हें डेट की तरफ नहीं इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मेरी एडवाइस को मानकर वो कर दिया। तो क्या यहां पर गुरप्रीत सर प्रमोटर बन जाएंगे? क्योंकि इस पॉइंट में तो लिखा है जिसकी एडवाइस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं। यहां पर उन्होंने मेरी एडवाइस पर काम तो किया, लेकिन मैंने उन्हें जो एडवाइस दी थी वो किस कैपेसिटी में दी थी बेटा? प्रोफेशनल कैपेसिटी में दी थी। जैसे कि हो सकता है लीगल अटर्नी का मतलब होता है लीगल एडवाइजर, हो सकता है टेक्निकल एडवाइजर या फंक्शनल एक्सपर्ट के आप पास जाते हो, तो वो प्रोफेशनल कैपेसिटी। मैंने पैसा लिया, आपको एडवाइस दे दी, आपने उस एडवाइस को फॉलो कर लिया, मैं आपकी कंपनी का प्रमोटर नहीं बन गया, मैं आपकी कंपनी का प्रमोटर नहीं बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के आपको सिर्फ बेसिक बात बताता है। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम मिनिमम 7 लोग पकड़कर लाने पड़ेंगे। जब तक आपके पास 7 लोग नहीं है, सॉरी सर, आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। आप भले अपने रिश्तेदार पकड़ के ले आओ, लेकिन कम से कम 7 चाहिए। अगर गुरप्रीत सर आज एक कंपनी बनाना चाहते हैं, गुरप्रीत समोसा वाला लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, तो कह रहे गुरप्रीत सर आप 6 लोग और ढूंढ लाओ, भले उन्हें एक एक शेयर पकड़ा देना, लेकिन हमें 7 लोग मिनिमम चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितने लोग लगेंगे? मिनिमम 2 लोग लगेंगे। मिनिमम 2 लोग लगेंगे। 2 लोग से ज्यादा हो सकते हैं, बट 2 से कम नहीं होने चाहिए। यानी गुरप्रीत सर, अगर आप गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हो, प्राइवेट पब्लिक मत पूछना सर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, चैप्टर 1। ठीक है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हो तो गुरप्रीत सर आप किसी एक और पर्सन को पकड़ लाना और आपकी कंपनी हम खुलवा देंगे। तीसरा, अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी खोलना चाहते हो तो बेटा इसमें मिनिमम भी 1 है और मैक्सिमम भी 1 है। आप अकेले कंपनी को बना सकते हैं। तो सेक्शन 3 कुछ बड़ी बात नहीं बताता। सेक्शन 3 में सिर्फ आपको क्या बताया? अ कंपनी में बी फॉर्म्ड, आप कंपनी बना सकते हो किसके लिए? लॉफुल पर्पस के लिए। किसके लिए? लॉफुल पर्पस के लिए बना सकते हो। लॉफुल मतलब लीगल, ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो लीगल बिजनेस है, उसके लिए आप बना सकते हो। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, और 1 पर्सन कंपनी के लिए मिनिमम 1 पर्सन चाहिए। कहा ये इन लोगों का काम क्या होगा बेटा? इन तीनों का ही काम होगा MOA पर अपना साइन करना। MOA सर, MOA क्या होता है? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आगे आएगा डिस्कशन। MOA का आपको सब्सक्राइब करने के लिए चाहिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वो बोलता है कि जब आप इस एक्ट के अंदर कंपनी बनाओगे तो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है कि आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली खोलना चाहते हो, आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वाली खोलना चाहते हो, या
अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खोलना चाहते हो, वो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे उस टाइम ऑप्शन आएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखना एक और नया सेक्शन आया, यह है सेक्शन नंबर 3, और एक नया सेक्शन बाद में ऐड हुआ, सेक्शन नंबर 3A। ठीक है, 3 और 4 के बीच में एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया, 3A। 3 ने क्या बोला था? 3 ने बोला था कि भैया आपको मिनिमम कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए। कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, यह बात आपको सेक्शन 3 में बताई गई। बट सवाल आता है, सर अगर एक बार कंपनी खुल गई, मान लीजिए एक बार हमने कंपनी ओपन कर ली, कौन सी कंपनी ओपन कर ली? मान लीजिए पब्लिक कंपनी ओपन कर ली, कितने लोगों के साथ? 7 लोगों के साथ, मिनिमम 7 लोग चाहिए थे, हमने 7 लोगों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली। लेकिन कुछ महीनों बाद 2 लोगों की डेथ हो गई, 2 लोगों की डेथ हो गई, और शेयर होल्डर कितने हो गए? 5 लोग हो गए। क्या ये मिनिमम लिमिट से कम हो गए? सारे बच्चे बताएंगे, क्या ये मिनिमम लिमिट से कम हो गए? तो सेक्शन 3 इसी की बात करता है कि कंपनी बनने के बाद अगर मिनिमम लिमिट से कम हो जाएंगे तो क्या होगा। तो लॉ कहता है हम तुम्हें देंगे 6 महीने का पीरियड, हम तुम्हें 6 महीने का पीरियड देंगे। जिस दिन तुम्हारे लोग कम हुए, मिनिमम लिमिट 7 से 2 मर गए, 5 रह गए, मिनिमम 7 लोग चाहिए थे, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर तुम्हें और 2 लोग ढूंढ के लाने पड़ेंगे। वरना अगर तुम 6 महीने के अंदर ऐसा नहीं कर पाते तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? 6 महीने के बाद कंपनी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, उनके लिए ये 5 लोग क्या होंगे? सवरली लायबल होंगे। यानी इनकी जो लिमिट है ना, इनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी। बट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए? जो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने खत्म होने के बाद करे। सेम प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के लिए भी है 3 में, कि अगर प्राइवेट कंपनी में 2 से कम लोग हो जाते हैं, मान लो एक पर्सन की डेथ हो गई और एक रह गया, तो एक पर्सन के पास 6 महीने का टाइम है कि वो एक नया शेयर होल्डर ढूंढ लाए। अगर वो उसके बिना बिजनेस कंटिन्यू करता है 6 महीने से ज्यादा, तो उसके बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसके लिए वो सवरली वो अलग से लायबल होने वाला है, अलग से लायबल होने वाला है। यही बात बेटा 3A में लिखी है। इफ एट एनी टाइम, इफ एट एनी टाइम का मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद कभी भी अगर मेंबर्स का नंबर रिड्यूस हो जाता है बिलो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट मतलब पब्लिक कंपनी में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम। पब्लिक कंपनी में 7 से कम और प्राइवेट कंपनी में 2 से कम अगर हो जाता है, और कंपनी अपने बिजनेस को चालू रखती है 6 महीने से ज्यादा के लिए, वो भी कम नंबर के मेंबर्स के साथ, तो जो भी मेंबर अवेयर था ना, इस बात से अवेयर था, किस बात से अवेयर था? कि कंपनी में मेंबर्स लिमिट से कम है, वो लायबल हो जाएगा कंपनी के सारे डेट्स के लिए। वो लायबल हो जाएगा कंपनी के सारे डेट्स के लिए। लेकिन वो डेट्स कौन से वाले? अगेन ये एमसीक्यू में आएगा बेटा। 6 मंथ में जो डेट लिए उसकी बात नहीं हो रही। 6 मंथ ओवर होने के बाद अगर कंपनी कोई और डेट लेती है, उस डेट के लिए आफ्टर लैप्स, इलैप्स नहीं आएगा, आफ्टर लैप्स ऑफ 6 मंथ, 6 महीने खत्म होने के बाद कंपनी ने अगर कोई और नया डेट लिया, कंपनी ने अगर कोई नया डेट लिया ना, उसके लिए वो लायबल होगा एंड उस पर अलग से केस भी कर सकता है। क्रेडिटर उस पर, कंपनी का क्रेडिटर उस पर सवरली स्यू भी कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर यह मान लो कि आपकी कॉर्पोरेट की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है 6 महीने बाद, क्योंकि आपने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ही कम कर दिए थे। तो ठीक है, चलिए ये तो हो गई बेसिक बातें। अब हम चलेंगे इस स्टेप पर। किसकी बात कर रहे हैं? अब हम चलेंगे इस स्टेप पर जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी को कंपनी कह रहा हूं, प्रमोटर जो है वो आरओसी के साथ
आरओसी के साथ स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करता है ऑनलाइन, साथ में फीस पे करता है, लेकिन उसके साथ कई सारे इंफॉर्मेशन, कई सारे डॉक्यूमेंट भी जाते हैं। तो वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ अटैच होके, ये बात आपको सेक्शन 7 में बताई गई है। ये बात आपको कहां बताई गई है? सेक्शन 7 में बताई गई है मेरे बच्चा। सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे। देखो, एप्लीकेशन इन स्पाइस प्लस यानी INC32, INC32 फॉर्म का नाम है, स्पाइस प्लस फॉर्म का नाम है, INC32 नंबर है उसका, ठीक है। हम ये आरओसी के साथ फाइल करते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा कि सर इंडिया के अंदर एक आरओसी नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सारे आरओसी है, हम कौन से आरओसी के पास ये फाइल करने वाले हैं? तो बेटा लॉ कहता है आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस आरओसी के क्षेत्र में होने वाला है, जिस आरओसी की जुरिस्डिक्शन में होने वाला है, उस जुरिस्डिक्शन वाले आरओसी के पास आपको अपना स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना है। मतलब ऑप्शन आता है वहां पे, जब आप स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करते हो तो वो कहता है सेलेक्ट आरओसी, आप अपने वाला आरओसी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट और कौन कौन से इंफॉर्मेशन स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ जाने वाले हैं आरओसी के पास? सबसे पहले बेटा जाता है कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या जाता है? कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर ये क्या होता है? बेटा ये कंपनी का बेस डॉक्यूमेंट होता है, हम इसके बारे में थोड़ी देर में सेक्शन नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड मेरे बच्चा डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाता है, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जाता है, जिस पर किसने साइन करे होते हैं? कंपनी के सारे एमओए के सारे सब्सक्राइबर्स ने साइन करे होते हैं, मतलब वो लोग जो कंपनी बनाना चाह रहे थे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, एक डिक्लेरेशन जाएगी। क्या डिक्लेरेशन जाएगी? डिक्लेरेशन में लिखा होगा कि कंपनी को बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी बातें लिखी हैं वो फॉलो हुई हैं। कंपनी को बनाने के लिए कंपनी रूल्स में जो जो बातें लिखी हैं वो भी फॉलो हुई। यानी हमने कंपनी को बनाने के लिए एक्ट भी फॉलो किया, हमने कंपनी को बनाने के लिए रूल भी फॉलो किया। लेकिन ये डिक्लेरेशन देता कौन है? सबसे पहला वो इंसान जो प्रोफेशनल इंसान है, जो कंपनी बनाने में प्रमोटर्स की मदद कर रहा था। कौन मदद करता है? या तो प्रमोटर ने किसी एडवोकेट को हायर किया होगा, या तो प्रमोटर ने किसी सीए, किसी कॉस्ट अकाउंटेंट, किसी सीएस इन प्रैक्टिस को हायर किया होगा कंपनी की फॉर्मेशन के लिए, कंपनी की फॉर्मेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे केस में अलग सर ने किसे हायर किया था? सीए गुरप्रीत सर को। तो गुरप्रीत सर ये डिक्लेरेशन देंगे कि हां, कंपनी को बनाने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनीज एक्ट में वो मैंने पढ़ी हुई हैं, सारी फॉलो हो गई हैं, और रूल्स में भी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो भी मैंने पढ़ी हुई हैं, सारी फॉलो हो गई हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ये डिक्लेरेशन एक और पर्सन देगा। कौन? जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जिसका नाम एज अ कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर या एज अ सेक्रेटरी लिखा हुआ था, वो भी ये इंसान सेम डिक्लेरेशन देने वाला है कि आई डिक्लेयर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट्स एंड रूल्स हैव बीन कंप्लाइड विद फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट आता है बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस का पॉइंट। देखो, कंपनी एक्ट के अंदर आप आगे जाकर पढ़ेंगे कि हर कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। एक रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब ऐसा एड्रेस जिस पर आरओसी कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस भेज सके कंपनी को, है ना। उसकी बात यहां पर हो रही है कि हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड क्यों रखा गया इसका नाम? क्योंकि यह आरओसी के पास रजिस्टर कराया जाता है, उसको बताया जाता है। बट कंपनी को ना हमने टाइम दिया है। क्या टाइम दिया है? कि कंपनी, जरूरी नहीं कि जब तुम इनकॉर्पोरेशन कर रही हो उसी टाइम पे तुम्हारा एड्रेस फाइनल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम तुम्हें 30 दिन का टाइम देंगे। कितने दिन का? 30 दिन का।
कंपनी बनने के 30 दिन के अंदर तुम्हें अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस फाइनल कर लेना है और आरओसी को बता देना है, ठीक है। लेकिन जब तक तुम अपना रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं बना लेती, फाइनल नहीं कर लेती, हम कहां कम्युनिकेट करें? तो उसके लिए होता है बेटा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। ये एक टेम्परेरी एड्रेस हम देते हैं, आज ही हम दे रहे हैं कि भाई देखो अभी हमने रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल तो नहीं किया है, लेकिन जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल नहीं होता, आप हमें कोई भी नोटिस या कुछ भी भेजना हो तो इस एड्रेस पे भेज सकते हो। सो एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी के जो पहले डायरेक्टर होंगे। सर कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन होते हैं? बेटा कंपनी के पहले डायरेक्टर्स का नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब आप देखोगे तो उसमें नॉर्मली कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनने वाले हैं वो मेंशन होता है। मान लो अलग सर और प्रतीक सर अपना नाम लिखना चाहे, लिख देंगे कि अलग सर एंड प्रतीक सर विल बी द डायरेक्टर। जरूरी नहीं है वो अपना नाम लिखे, हो सकता है गुरप्रीत का लिख दे कि गुरप्रीत सर विल बी द डायरेक्टर, तो वो नाम लिख सकते हैं, वो नाम लिख सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको फर्स्ट डायरेक्टर का नाम मिल जाएगा। क्या हमें उसकी, जिस पर्सन को हम कंपनी का डायरेक्टर बनाने जा रहे हैं, क्या उससे कंसेंट नहीं लेनी चाहिए रिटर्न में कि भैया राइटिंग में कंसेंट दे दीजिए कि आप इस कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है? यस, तो उसकी कंसेंट भी आरओसी के पास जाती है स्पाइस प्लस फॉर्म में। इतना ही नहीं, अगर उस पर्सन ने किसी और कंपनी, उस फर्स्ट डायरेक्टर ने किसी और कंपनी के शेयर्स, किसी और कंपनी में इंटरेस्ट या किसी पार्टनरशिप में वो पार्टनर बना बैठा है, तो वो सारी बातें भी उसे अभी बतानी पड़ेगी। सो इंटरेस्ट मतलब राइट्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर के दूसरी पार्टनरशिप या दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट क्या है, कितने परसेंट होल्डिंग है, वो सारी बातें आज ही डिस्क्लोज हो जाएंगी आरओसी को। एंड उसकी रिटर्न कंसेंट कि वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। तो यहां पर देखो बेटा दो सेट्स ऑफ पीपल आ गए, दो सेट्स ऑफ पीपल। कौन कौन? एक वो लोग जो मेमोरेंडम पर साइन कर रहे हैं, एक वो लोग जो मेमोरेंडम पर साइन कर रहे हैं, जो कंपनी के पहले शेयर होल्डर्स बनेंगे, वो कंपनी के पहले मेंबर्स बनेंगे, उनकी बात हो रही है। और दूसरी बात हो रही है दूसरे वो लोग जिनका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है एज फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको समझा देता हूं। देखो हमारे वाले एग्जाम्पल में अलग सर एंड प्रतीक सर कौन थे? प्रमोटर थे, और वो क्या कर रहे थे? एमओए को सब्सक्राइब कर रहे थे। वो एमओए को क्या कर रहे थे? साइन करने वाले थे कि हां हम एमओए को साइन कर रहे हैं क्योंकि हम कंपनी को बनाना चाहते हैं। और वो कंपनी के क्या बनेंगे? फर्स्ट मेंबर्स बनेंगे। दोनों कंपनी के क्या बनेंगे? अलग सर भी कंपनी के मेंबर बनेंगे जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, और प्रतीक सर भी। अब उन्होंने मिलकर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर का नाम डिसाइड किया होगा कि कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन बनेंगे, कंपनी के पहले डायरेक्टर कौन बनेंगे। अब यहां पर बेटा वो डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है कंपनी के पहले डायरेक्टर वो दोनों खुद बनना चाहते हो, वो अपना नाम खुद लिख देंगे। हो सकता है नहीं, वो खुद नहीं बनना चाहते। उन्होंने दो लोगों का नाम लिखा, मान लीजिए उन्होंने बोला गुरप्रीत सिंह को हम डायरेक्टर बनाएंगे और जसमीत सिंह को हम डायरेक्टर बनाएंगे। तो ये दोनों कंपनी के क्या बन जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। तो यहां पर ये कौन हो गए? कंपनी बनने के बाद जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर बनेंगे, और ये लोग कौन हो गए? जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे। सर कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर डिसाइड किसने करे? इन्हीं लोगों ने यार, इन्हीं लोगों ने कंपनी बनानी है, तो यही लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कंपनी के डायरेक्टर कौन बनेंगे। और आगे जाकर भी यही डिसाइड करने वाले हैं आगे के डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही डायरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा और कौन नहीं होगा। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब वो कह रहे हैं कि आपको अलग सर एंड प्रतीक सर, अलग सर एंड प्रतीक सर की कुछ डिटेल्स एंड कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कुछ डिटेल्स एंड कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। सर क्या डिटेल देनी पड़ेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे? तो देखो
पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू एमओए। आपको अलग सर और प्रतीक सर जो एमओए के सब्सक्राइबर है उनका क्या क्या देना पड़ेगा। सबसे पहले उनका देना पड़ेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हो सकता है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उनका आधार कार्ड हो सकता है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो। एक आइडेंटिटी का प्रूफ कि हां ये लोग सच में एग्जिस्ट करते हैं और इन्होंने अपना सही नाम सही चीज बता रहे हैं। दूसरा, वो अपना नाम बताएंगे, पूरा नाम बताएंगे, अपनी रीसेंट फोटोग्राफ देंगे। अलग सर अपनी रीसेंट फोटोग्राफ देंगे, प्रतीक सर अपनी रीसेंट फोटोग्राफ देंगे। अपने फादर मदर का नाम बताएंगे, अपनी नेशनैलिटी बताएंगे। नेशनैलिटी दोनों इंडियंस है, दोनों ने अपनी नेशनैलिटी बताई कि हम इंडियंस हैं। उसकी प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी कब मांगेंगे? अगर आप एक फॉरेन नेशनल हो। आपसे प्रूफ कब मांगा जाएगा? अगर आपने इंडिया की जगह कहा कि नहीं मैं तो कनाडा का नेशनल हूं, तो वो कहेंगे भाई प्रूफ दिखाओ कि आप कनाडा का नेशनल हो। ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कहां पर दोनों का कब दोनों का बर्थ हुआ था, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर बर्थ हुआ था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से स्टेट में। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है वो बताया जाएगा। दोनों का परमानेंट अकाउंट नंबर, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे मेमोरेंडम के सबकी डिटेल, उनकी ईमेल आईडी, उनका फोन नंबर बताया जाएगा, उनका परमानेंट एड्रेस और उनका प्रेजेंट एड्रेस। हो सकता है दोनों सेम हो सकता है अलग। फॉर एग्जांपल मेरा परमानेंट एड्रेस उत्तर प्रदेश में है बट मेरा अभी करंट एड्रेस पुणे का है, तो हो सकता है ये दोनों अलग हो सकता है दोनों सेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, रेसिडेंशियल प्रूफ। आप जहां पर रह रहे हो उसका क्या प्रूफ है? क्या आपके बैंक स्टेटमेंट में आपका एड्रेस लिखा हुआ है? वो दे दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा वो दे दो। टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल में अगर मेंशन है वो दे दो। या उस केस में ठीक है, लेकिन लेटेस्ट वाली देना, लेटेस्ट वाली देना, 2 महीने से पुरानी मत देना। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल मोबाइल वगैरह दे रहे हो ना, 2 महीने से पुरानी मत देना, तो इससे पता चल जाएगा कि आप सच में वहां रहते हैं या नहीं रहते। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि अगर आप इंडिया के पर्सन हैं, अगर आप इंडिया के हैं तो आपके पास वोटर कार्ड होगा, आपके पास पासपोर्ट होगा, आपके पास हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास हो सकता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहां पर आधार कार्ड की बात हो रही है। लेकिन अगर आप इंडिया के पर्सन नहीं हो, बाहर के पर्सन हो, तो हम आपसे आपका क्या मांगेंगे? पासपोर्ट मांगेंगे। आपके पासपोर्ट से हमें पता चल जाएगा कि आप कहां के पर्सन हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर वो सब्सक्राइबर किसी और कंपनी का प्रमोटर या डायरेक्टर है, अगर वो सब्सक्राइबर यानी अगर प्रतीक सर ने मान लो पहले से ही 3 स्टार्टअप्स खोल रखे हैं, 3 कंपनियां खोल रखी हैं, तो वो कह रहे हैं भाई तुम उन कंपनियों के प्रमोटर हो, उन कंपनियों के आज भी डायरेक्टर बन के बैठे हो, बता दो यार, हमें पहले ही बता दो यहां पर। तो यही बात उन्होंने बोली, इफ द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ अ कंपनी, द प्रमोटर्स रिलेटिंग, तो आपको उन कंपनियों का नाम और आपका इंटरेस्ट कि आप उस कंपनी में डायरेक्टर हो या आप उस कंपनी के प्रमोटर हो, ये सारी बातें बेटा आपको बतानी पड़ेंगी। किसकी? सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। मैं बता दूं ये पॉइंट पहले हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन अब इसे डिटेल में इसी बार के लिए आया। तो वैसे तो ये इतना रेलेवेंट नहीं होना चाहिए एग्जाम के लिए, बट क्योंकि न्यू एडिशन है तो हो सकता है इंस्टीट्यूट इस पे कोई एमसीक्यू बना दे। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, है ना, लेकिन हो सकता है इस पे कोई एमसीक्यू बना दे, क्या कौन सी डिटेल्स देनी है टिक बताओ, तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं मेरे बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज सर जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जरूरी नहीं है सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एक इंडिविजुअल हो सकता है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। सर बॉडी कॉर्पोरेट कैसे एमओए का सब्सक्राइबर हो सकता है? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और अब वो एक एक्स नहीं, यहां पे कुछ और ले लेते हैं, वाई प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहती है, वाई प्राइवेट लिमिटेड। तो यहां पर बेटा इस कंपनी को कौन इनकॉर्पोरेट करना चाहता है? एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट करना चाहती है। तो इसके मेमोरेंडम पर साइन कौन करेगा? एक्स लिमिटेड साइन करेगी। सब्सक्राइबर टू एमओए कौन बन जाएगी? एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के एमओए पर सब्सक्राइब कर सकती है। सर लेकिन ये तो एक ही पर्सन है, अभी तो आपने सेक्शन 3 में बताया कि प्राइवेट कंपनी को दो। अरे यार ले आएगी यार,
हो सकता है अपने किसी इंप्लॉय को एक शेयर दे दे और कहे भाई तुम भी साइन कर लो, हो सकता है। उसकी बात नहीं कर रहे, वो ले आएगी, वो उसकी प्रॉब्लम है। हम बात कर रहे हैं अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है तो उसकी कौन कौन सी डिटेल्स आरओसी को देनी पड़ेगी स्पाइस प्लस फॉर्म में भर के, कौन कौन सी डिटेल। तो देखो, सबसे पहले आपको उस बॉडी कॉर्पोरेट का नाम देना होगा, यानी एक्स लिमिटेड। उसका एक आइडेंटिटी नंबर होगा, जैसे हमारा आधार नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, उसका एक आइडेंटिटी नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जिसे हम शॉर्ट में सिन कहते हैं, ठीक है। या अगर उसका कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो देना पड़ेगा। एक और नया नंबर है जो इंडिया में इतना खास नहीं चलता है बट बाहर कुछ जगह चलता है, जिसको हम जीएलएन बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बेटा, मतलब नहीं, जिसका फुल फॉर्म है ग्लोबल लोकेशन नंबर, ठीक है। ये नॉर्मली बेटा ये जो जीएलएन होता है ना, ये कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए या किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेशनली इशू किया जाता है, बट ये इतना चलन में नहीं है। बट वो कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास जीएलएन हो तो तुम वो भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उस कंपनी का जो सब्सक्राइबर्स टू एमओए यानी एक्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस या उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एक्स लिमिटेड की कोई ईमेल आईडी, ठीक है। अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आती है, एलएलपी भी आती है, इवन आईसीआई सब लोग आते हैं, है ना, जो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म देन दी कंपनी। तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है तो हम उनसे बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब वो कॉपी जिसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया था कि वो इस कंपनी के क्या बनना चाहते हैं, एमओए के सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं। वो डिसीजन की कॉपी भी हम ले रहे हैं कि भाई हां सच में कंपनी में ये डिसाइड हुआ है कि वो दूसरी कंपनी के एमओए को क्या करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, ठीक है। सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक एलएलपी है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, उस केस में आपको पार्टनर्स के रेजोल्यूशन की कॉपी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? पार्टनर्स ने जो डिसीजन लिया होगा उस डिसीजन की कॉपी। कंपनी होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसीजन लिया होगा, अगर एलएलपी होगी तो पार्टनर्स ने डिसीजन लिया होगा। हमें उस डिसीजन की कॉपी चाहिए जहां पर उन्होंने अप्रूव किया है, रेजोल्यूशन लिया है, ठीक है। चलिए सर अगर वो इंडिया की नहीं बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट होगी, सर अगर वो इंडिया की नहीं बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट होगी तब क्या होगा बेटा, अगर वो बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट होगी तो हम उनसे उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मांगेंगे कि तुम बाहर का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाओ कि तुम सच में एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देने पड़ेंगे। तो पहले जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो किसके लिए था, अगर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एक इंडिविजुअल है तो उसकी कौन कौन सी डिटेल जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा अगर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी कौन सी डिटेल्स जाती हैं, वो बातें। ये कहां जा रही हैं डिटेल्स बेटा, ये स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले आरओसी सब कुछ जानना चाहता है कि ये कंपनी कौन लोग बना रहे हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, तभी तो भैया बनाएंगे कंपनी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बेटा फर्स्ट डायरेक्टर की भी आपको कुछ पर्टिकुलर्स देनी पड़ेगी। फर्स्ट डायरेक्टर की भी, जैसे हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट डायरेक्टर कौन बन रहे थे, गुरप्रीत सर एंड जसमीत सर, यस और नो, यस सर। तो गुरप्रीत सर और जसमीत सर की भी डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के साथ। मतलब हम दोनों अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस कुछ तो भी देंगे एज अ प्रूफ, एंड उसके साथ हम अपना नाम बताएंगे, अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, अपना एड्रेस बताएंगे और अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनते हो तो आप तब तक डायरेक्टर नहीं बन सकते जब तक आपके पास क्या ना हो, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। खैर अभी तो पैन वाला भी सिस्टम आ गया है, बट नॉर्मल रूल यही है कि आपके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए।
ठीक है, एक यूनिक नंबर एमसीए आरओसी आपको देता है, तो आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा। तो आप जिस भी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहोगे, आपको हर जगह वहां पर क्या देना पड़ेगा, अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। सर अगर मेरे पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो बेटा कंपनीज एक्ट में प्रोसीजर दिया हुआ है सेक्शन 152 से, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वो प्रोसीजर को फॉलो करके और फीस देकर हम लोग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है सर, यहां पर एक इशू है। मैंने कहा बेटा क्या इशू है? सर जैसे आपने बताया कि एमओए के सब्सक्राइबर्स में, आपने बताया ना, एमओए के सब्सक्राइबर्स में अगर इंडिविजुअल है तो ये डाटा देना है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो ये डाटा देना है। यहां पे सर अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो क्या डाटा देना होगा? बेटा आप ये याद रखो, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्टर्स में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आते। जब हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं तो हम एक इंडिविजुअल को ही डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं काम करने के लिए। ठीक है, चलिए ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है अभी खत्म नहीं हुई लिस्ट। कह रहे अभी खत्म नहीं हुई, स्पाइस प्लस फॉर्म, भाई कंपनी बनाने जा रहे हो, ऐसे ही थोड़ी क्लाइंट से पैसे ले लोगे, बहुत सारी डाटा लेना पड़ेगा। बहुत कहने को सिंपल फॉर्मेट है, बट अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, है ना। तो कह रहे एक और डिक्लेरेशन तुम्हें देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा एमओए के ईच सब्सक्राइबर को, एमओए के ईच सब्सक्राइबर को, यानी हमारे केस में अलग सर और प्रतीक सर को, एंड जिसका नाम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में फर्स्ट डायरेक्टर के कॉलम में लिखा है, यानी कहा गुरप्रीत सर और जसमीत सर। यानी यहां पर ये जो डिक्लेरेशन है ये चारों से लेंगे, अलग सर से भी लेंगे, प्रतीक सर से भी लेंगे, गुरप्रीत सर से भी लेंगे, जसमीत सर से भी लेंगे। क्या लिखा होगा डिक्लेरेशन में? सबसे पहली डिक्लेरेशन लिखा होगा कि आप कभी भी कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट का मतलब होता है ऑफेंस का प्रूफ हो जाना, मुजरिम प्रूफ हो जाना। एक होता है एलिगेशन, मैंने कहा कि इस बंदे ने गलत किया है, एलिगेशन, सिर्फ एलिगेशन लगाया, अभी तक प्रूफ नहीं हुआ। कॉन्विक्ट मतलब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि हां ही इज कॉन्विक्टेड। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा ऑफेंस किया है, कौन सा ऑफेंस? जो कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट है, तो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो जी हमने ऐसा कोई ऑफेंस के कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं जो कंपनी के किसी प्रमोशन, फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड है। दूसरा आप उसी डिक्लेरेशन में लिखोगे नॉट फाउंड गिल्टी, नॉट फाउंड गिल्टी, कोर्ट ने अभी तक हमें गिल्टी करार नहीं किया। किस चीज को लेकर? कभी फ्रॉड को लेकर, मिसफिजेंस, ट्रस्ट तोड़ने को लेकर, या अपनी ड्यूटी को तोड़कर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अपनी किसी ड्यूटी को तोड़ने को लेकर आज तक, कब तक? लास्ट 5 सालों में, लास्ट 5 सालों में हमें गिल्टी करार नहीं दिया गया, ना तो फ्रॉड से रिलेटेड, ना तो मिसफिजेंस, मिसफिजेंस मतलब ट्रस्ट तोड़ना, और तीसरा ना ही ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट 2013, या अगर कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कोई पुराना एक्ट था जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, हम लास्ट 5 ईयर्स में गिल्टी पाए नहीं गए। सर अगर 5 साल पहले कुछ किया होगा कोई बात नहीं। ये वाला पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट सिर्फ आपको लास्ट 5 साल का चेक करना है, जबकि फर्स्ट पॉइंट में ऐसी कोई लिमिट नहीं लिखी है, तो वो हमेशा के लिए चेक होगा, बट सेकंड पॉइंट हम सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स के लिए चेक करेंगे। थर्ड पॉइंट लास्ट आप उस डिक्लेरेशन में दोगे कि स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ हमने आपको इतने ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, है ना, हमने आपको आरओसी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, अब उसमें कुछ गलत भी तो हो सकता है, तो ये भी डिक्लेरेशन ले ली कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट, आपने जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी है, वो क्या दी है? करेक्ट दी है, वो क्या दी है? कंप्लीट दी है, वो क्या दी है? एकदम सच दी है। आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से कुछ भी इनकरेक्ट, कुछ भी फॉल्स नहीं दिया, सब कुछ करेक्ट एंड ट्रू दिया, सब कुछ करेक्ट एंड ट्रू एंड कंप्लीट दिया, कुछ छुपाया नहीं है। क्योंकि कल को जब पता चलेगा ना कि आपने गड़बड़ करी थी, तो आपकी डिक्लेरेशन दिखाई जाएगी आपको, सर आपने तो कहा था कि सब कुछ सही दिया आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से, बट यहां तो आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तो फिर वाट लगेगी। ठीक है सर, ओके। नाउ जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन एमसीए की वेबसाइट से स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ और फीस के साथ सबमिट हो जाएंगे आरओसी के पास, फिर आरओसी का काम चालू हो जाएगा। आरओसी आपकी एप्लीकेशन को चेक करेगा, चेक करने के बाद आरओसी आपकी कंपनी को क्या करेगा? रजिस्टर कर देगा। रजिस्टर करने का मतलब यहां पर है
आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में मेंशन कर लेगा एंड आपको इशू करेगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में बेटा आपकी कंपनी का नाम मेंशन रहेगा, आपकी कंपनी का नाम मेंशन रहेगा, आपकी कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन रहेगा, ठीक है। और एक नया यूनिक नंबर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं सिन, वो भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन रहता है। अभी हम आ रहा हूं, ये देखो, जैसे फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रहा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रहा, ठीक है। कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ये रहा। ये कितने करेक्टर्स का होता है बेटा, ये 21 करेक्टर्स का होता है। कितना एमसीक्यू में आ सकता है, 21। सर क्या इसमें अल्फाबेट्स आते हैं, यस, अगर आप देख रहे होंगे इसमें अल्फाबेट्स आते हैं। सर क्या इसमें डिजिट भी आती है, देखो इसमें डिजिट्स, तो ये अल्फाबेट्स और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर 21 करेक्टर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया जाता है। हर कंपनी का ये नंबर यूनिक होता है, ठीक है सर। अब हम इसका ब्रेकडाउन पढ़ेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ सिन, ये कहां मेंशन होता है, आरओसी ने जब आपकी कंपनी रजिस्टर करी तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, वहां पर आपकी कंपनी ने, आपने अपनी कंपनी का पहली बार देखा CIN, दैट इज कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। चलिए, सो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, इसका ब्रेकअप पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ना फिजिक्स वाला की बात करूंगा। फिजिक्स वाला का सबसे पहला क्या है, यू, सबसे पहला आपको दिख रहा है यू। यू यहां पर बेटा बताता है कि ये कंपनी अनलिस्टेड है। यू क्या बताता है कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, यू बताता है ये कंपनी अनलिस्टेड है। सिमिलरली अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखोगे तो यहां पर क्या है, एल बताता है कि ये कंपनी क्या है, लिस्टेड है। उसके बाद अगर हम 5 आगे की डिजिट्स ले, कितनी, 5 आगे की डिजिट्स लेते हैं, क्या है फिजिक्स वाला में 8900 हमें यह बताता है ये कंपनी एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। ये कंपनी किस में काम करती है, एजुकेशन सेक्टर में काम करती है। और यहां पर 17110 मैंने देखा लेकिन मुझे दिखा नहीं, 17110, तो जो भी रिलायंस, क्योंकि मल्टीपल बिजनेस में है तो इसलिए इसको स्पेसिफिकली नहीं, बट यहां पर 17110 आप ये मान लीजिएगा कि कंपनी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है उसको आइडेंटिफाई करता है ये नंबर। हमारे पास सारे अवेलेबल नहीं है बट एमसीए के पास सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, आप देखेंगे 8090 के बाद, अगर आप देखेंगे 8090 के बाद यूपी बताता है कि ये कौन से स्टेट में इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, कौन से स्टेट में ये कंपनी रजिस्टर्ड है। तो फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड उत्तर प्रदेश स्टेट में रजिस्टर्ड है। जबकि वहीं अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखेंगे तो वो एमएच यानी महाराष्ट्र, एमएच यानी महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। आगे अगर आप देखेंगे यूपी के बाद अगर आप देखेंगे बेटा तो आपको दिखेगा ईयर 2020, क्या दिखेगा, ईयर 2020। ये क्या है बेटा, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहां पर अगर आप देखेंगे क्या दिख रहा है, एमएच के बाद 1973, तो 1973 क्या होगा, अगेन ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, फिजिक्स वाला में आगे देखिए पीटीसी का मतलब यहां पर है प्राइवेट कंपनी। पीटीसी का क्या मतलब है, प्राइवेट कंपनी। और पीएलसी का मतलब है पब्लिक कंपनी। पीएलसी का मतलब है कि ये एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। लास्ट 6 डिजिट्स, अब लास्ट बचा है 129223,
129223, ये आपका 6 डिजिट यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो आपको आरओसी ने दिया होता है। किसने? उस आरओसी ने आपको लास्ट के 6 डिजिट पे क्या दे दिया? यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। ये आपका यूनिक हो जाएगा, ये आपका यूनिक हो जाएगा और सबको मिलाकर आपका क्या बन जाएगा? सिन। सिमिलरली यहां पर भी 019786 क्या हो गया? यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन बाय आरओसी। आई होप आपको सिन का ब्रेकअप क्लियर है। ये सर क्यों कराया आपने? एमसीक्यू में आ सकता है इसलिए मैंने एक बार ही बता दिया। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे चलते हैं। अब ये वाला पॉइंट हमारा कवर हो गया है ना। एमसीक्यू में याद रखना 21 कैरेक्टर्स का होता है और अल्फा न्यूमरिक होता है। अल्फा न्यूमरिक मतलब अल्फाबेट्स भी होते हैं और इसमें न्यूमरिक भी होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हैं, इस डॉक्यूमेंट की कॉपी कंपनी को संभाल के रखनी होती है। इस डॉक्यूमेंट की कॉपी कंपनी को संभाल के रखनी होती है। कितने सालों तक संभाल के रखनी होती है? कुछ बच्चे कहेंगे 8 साल। द आंसर इज नो। जस्ट बिकॉज कंपनीज एक्ट है तो हर चीज को 8 साल तक के लिए संभाल के रखना ऐसा नहीं है मेरे बच्चा। इन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर संभाल के रखना है। सबसे पहले कहां संभाल के रखेंगे सारे डॉक्यूमेंट? सर हमने तो आरओसी के साथ फाइल कर दिया ना, अब क्या संभालना है? बेटा आरओसी के साथ आपने फाइल कर दिए, ठीक है, आरओसी के साथ आपने फाइल कर दिया, मैं मानता हूं आपने ऑनलाइन फाइल करे, उसकी कॉपी आपके पास होगी। वो कॉपी की बात कर रहे हैं बेटा, उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को संभाल के रखने की बात कर रहे हैं कि उन कॉपीज को आप संभाल के रखेंगे। कब तक संभाल के रखेंगे? सारे डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो आपने ओरिजिनली फाइल करे थे वो कंपनी के जब तक बंद नहीं हो जाती, जब तक कंपनी डिसॉल्यूशन में नहीं चली जाती, तब तक उन्हें संभाल के रखना है। 8 7 साल नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी कब तक संभाल के रखेगी? जब तक टिल इट्स डिसॉल्यूशन। कहां पर रखेगी? कहां रखेगी? रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी। कब तक रखेगी? टिल इट्स डिसॉल्यूशन रखेगी। चलिए, अब कंपनी तो बन गई। अब हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि भैया कंपनी कैसे बनती है, कंपनी के क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, क्या होता है, सब पता चल गया। क्वेश्चन आता है कि सर अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हुए हमने कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी, हमने कोई इंपॉर्टेंट बात को छुपा लिया, हमने कोई गलत बात बता के कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो क्या होगा? तो लॉ कहता है एक ना एक दिन आपकी ये हो सकता है चोरी पकड़ी जाए। आपने गलत किया है, आपको बोला था करेक्ट डॉक्यूमेंट देना, आपने इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट दिए। आपको बोला था सब कुछ ट्रू बताना, लेकिन आपने बड़ी सारी चीजें फॉल्स बता दी। अगर ऐसा हो गया तो हो सकता है आरओसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले ही आपका झूठ, आपने जो गलत किया वो पकड़ ले, और हो सकता है इनकॉर्पोरेट के बाद पकड़े। 2 सिनेरियो यहां पर हो सकते हैं बेटा। अबे ये क्या हो गया? ओह माय गॉड, चलो छोड़ो इसे। हां, हो सकता है एक पॉइंट हो सकता है कि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी, कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी। यह पॉइंट हो सकता है कि कंपनी अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। हो सकता है हमें यह बात पता चले कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया, 4 साल बाद पता चला कि आपने डॉक्यूमेंट्स गलत दिए थे, तब क्या होगा? तो सिचुएशन 1, अगर कोई इंसान फर्निश करता है, फर्निश मतलब देता है, फॉल्स पर्टिकुलर्स, फॉल्स मतलब झूठी बात बताता है, या इनकरेक्ट बात बताता है, या किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सप्रेस, छुपाता है, बताता ही नहीं है, उसे पता थी कि उसे यह बात आरओसी को बतानी है लेकिन उसने यह बात आरओसी को नहीं बताई, तो उस इंसान के ऊपर, जिस इंसान ने गलत काम किया है, उसके ऊपर लग जाएगा सेक्शन 447, फ्रॉड की पेनल्टी का सेक्शन है जिसमें जेल भी जाना पड़ता है और फाइन भी लगता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 447 डिस्कस किया गया है, चार्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 447 वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट होना नहीं चाहिए था, बट क्योंकि चैप्टर 3 में दिया हुआ है तो हमें याद करना पड़ेगा। बट अभी के लिए आप बस इतना मान लीजिए कि उसके ऊपर फ्रॉड की पेनल्टी का सेक्शन, यदि सेक्शन 447 लग जाएगा। किसके ऊपर? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई थी
तो जिस पर्सन ने गलत काम किया था, जिस पर्सन ने गलत काम किया था उस पर लगेगा सेक्शन 447, यानी जिसने इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी थी, जिसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी थी, या जिसने इंपॉर्टेंट बात को छुपाया था। दूसरा, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि आरओसी आपका झूठ कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पकड़े, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पकड़े। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है सर। तो लॉ कहता है इफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद यह प्रूव हो जाता है कि आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट गलत इंफॉर्मेशन देकर या मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपा कर किया था, तो उस केस में सिर्फ वो इंसान नहीं, कंपनी का प्रमोटर, कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर और वो इंसान जिसने वो डिक्लेरेशन दी थी उस पर सेक्शन 447 लगेगा। यानी इस केस में बेटा सेक्शन 447 किस पर लगेगा? पर्सन के ऊपर जिसने वो गलत दी। साथ ही साथ किस पर लगेगा? प्रमोटर के ऊपर एंड कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर के ऊपर क्या लगेगा? सेक्शन 447। लेकिन कब लगेगा? जब ये प्रूफ हो जाएगा कि हां सच में गलत इंफॉर्मेशन दी थी। अब इस केस 1 और केस 2 में ना एक डिफरेंस है। केस 1 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं थी, बट केस 2 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। हमने उन लोगों को तो सजा दे दी जिन्होंने गलत काम किया था, लेकिन कंपनी का क्या करें? क्वेश्चन आ गया कि नहीं सर? कंपनी का क्या करें? कंपनी तो अब बन चुकी है, हमने जिसे जेल में डालना था डाल दिया, जिस पर फाइन लगाना था लगा दिया। कंपनी गलत इंफॉर्मेशन देकर इनकॉर्पोरेट हो गई है। क्या कंपनी के लिए भी कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं? बिल्कुल लिया जाएगा सर। कंपनी के साथ क्या एक्शन लिया जाएगा बेटा? NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या कई बार इसे सिर्फ ट्राइब्यूनल बोला जाता है। ये एक कोर्ट की तरह होता है। ये कोर्ट नहीं है, ये एक कोर्ट की तरह है, ये एक क्वाजी कोर्ट है, ठीक है? क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, पूरा कोर्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट की तरह होता है जो कंपनीज एक्ट के मैटर्स आपके सुनने वाला है, ठीक है? तो NCLT फिर डिसाइड करता है कि इस कंपनी का क्या करना है। क्या इस कंपनी को वाइंड अप कर दें? क्या इस कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दें? क्या इस कंपनी के मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर दें? ये पावर किसके पास है बेटा? NCLT के पास है। और NCLT अपना ऑर्डर देने से पहले कंपनी को एक अपॉर्चुनिटी देता है उन्हें अपनी बात रखने की, उन्हें अपनी बात रखने की। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई थी गलत इंफॉर्मेशन से, ठीक है, और हमने NCLT के पास एप्लीकेशन करी थी, तो NCLT के पास पावर है, या तो वो कंपनी की मैनेजमेंट को चेंज कर देगा, या तो वो मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड कर देगा, या तो वो कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रिमूव करा देगा, या तो वो कंपनी को वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में भेज देगा, या वो कोई ऐसा ऑर्डर देगा जो उसको ठीक लगता है, एज इट में डीम फिट। ये सारी पावर किसके पास है? NCLT के पास पावर है। लेकिन प्रायर टू पासिंग सच ऑर्डर, प्रायर टू पासिंग सच ऑर्डर, ये ऑर्डर को पास करने से पहले मेरे बच्चा, ये ऑर्डर को पास करने से पहले वो कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा अपनी बात रखने की, उसे मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात रखे। एंड देन साथ ही साथ ट्राइब्यूनल ये भी देखेगा कि कंपनी की ऑलरेडी कितनी लायबिलिटी है, इससे कितने लोगों पर इंपैक्ट। अगर हम कंपनी को बंद थोड़ी कर देंगे ऐसे, मान लो 10,000 एम्प्लॉय और इमीडिएटली बंद कर दिया, तो 10,000 लोगों का रोजगार छिन जाएगा, है ना? तो ये चीज भी वो देखता है कि कंपनी ने ऑलरेडी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कर रखी हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज ले रखी हैं, वो सारी चीजों का भी ध्यान रखने के बाद ही ट्राइब्यूनल अपना फाइनल फैसला सुनाता है कि ऐसी कंपनी के साथ क्या करना है जिसके इनकॉर्पोरेशन में ही घपला था, जिसके इनकॉर्पोरेशन में ही घपला था। उन लोगों को तो सजा मिल चुकी है सेक्शन 447 के अंदर जिन्होंने गलत किया, लेकिन इस कंपनी के साथ क्या करना है वो चीज NCLT डिसाइड कर सकता है, ठीक है? चलिए
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे 1% कंपनी की। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बताया था कि वहां पर हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, बट डिटेल डिस्कशन 1% कंपनी का आएगा डिटेल डिस्कशन बेटा 1% कंपनी का आएगा कब? चैप्टर नंबर 2 में। चलिए, तो लेट्स डिस्कस अबाउट 1% कंपनी, है ना। आइए सारे पॉइंट्स को एक साथ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके गुरप्रीत सर आइसक्रीम का बिजनेस खोलना चाहते हैं, आइसक्रीम बेचने का। कोई दिक्कत तो नहीं है आइसक्रीम बेचूंगा तो? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप आइसक्रीम बेचिए सर। गुरप्रीत सर आइसक्रीम बेचना चाहते हैं, तो उन्होंने एक कंपनी खोलना चाहते हैं। गुरप्रीत आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड, और ब्रैकेट में लिख दिया क्या? ओपीसी। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? ओपीसी। ओपीसी लिख दो या 1% कंपनी लिख दो, ठीक है। गुरप्रीत सर ने कंपनी के नाम पर क्या लिख दिया? 1%। और यहां पर बेटा इस कंपनी के कितने सब्सक्राइबर्स टू एमओए होंगे? सारे बच्चे बताएंगे। इस कंपनी के कितने सब्सक्राइबर्स टू एमओए होंगे? सर इस कंपनी के सेक्शन 3 एक ही 1% कंपनी के केस में एक ही सब्सक्राइबर्स टू एमओए होता है। सर कंपनी के डायरेक्टर कितने होंगे? कंपनी के डायरेक्टर बेटा एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट कंपनी का मेंबर एक ही बनने वाला है, और यही कंपनी का क्या बनेगा? फर्स्ट मेंबर बनेगा। यही कंपनी का क्या बनेगा? फर्स्ट मेंबर बनेगा। फर्स्ट मेंबर बनेगा, ठीक है। ओके सर, अब लॉ कहता है यार गुरप्रीत सर ने ये कंपनी बना दी, इस कंपनी की बताइए परपेचुअल सक्सेशन है कि नहीं? यस सर, इस कंपनी की परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कंपनी तो सालों साल चलती रहेगी। बट क्या गुरप्रीत सर सालों साल चलेंगे? नहीं, गुरप्रीत सर 50 साल 60 साल 70 निकल लेंगे भैया, जहां जाना हो, है ना। तो गुरप्रीत सर तो सालों साल नहीं चलेंगे, बट हमारी कंपनी के पास तो परपेचुअल सक्सेशन है, हजारों साल चलेगी। तो अगर कल को गुरप्रीत सर को कुछ हो जाता है, हो सकता है वो पागल हो जाए, है ना, हो सकता है डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाता है गुरप्रीत सर को, तो इस कंपनी को कौन चलाएगा? तो लॉ ने कहा भाई गुरप्रीत सर आपको यह बात कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी क्लॉज में मेंशन करनी पड़ेगी। नॉमिनी क्लॉज में मेंशन करनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया निशा इज नॉमिनी फॉर गुरप्रीत। निशा इज नॉमिनी फॉर गुरप्रीत, यानी अगर कल को गुरप्रीत को कुछ हो जाता है तो नया मेंबर कौन बनेगा? नया, तो हम निशा जी को बोलेंगे नॉमिनी। निशा जी को क्या बोलेंगे? नॉमिनी। और इनका नाम कहां लिखा होगा? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। मुझे बताओ, क्या निशा जी को बनाने के लिए नॉमिनी, क्या मुझे उनकी पहले कंसेंट लेनी पड़ेगी या नहीं? सर आपको पहले उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि यस शी इज रेडी टू बिकम द नॉमिनी इन योर 1% कंपनी, इन योर 1% कंपनी, ठीक है। ओके सर, तो यही बात यहां पर लिखी है फर्स्ट पॉइंट में बेटा। नॉमिनी क्लॉज कंपनी के 1% कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है नेम अदर पर्सन का। अदर पर्सन यहां पे कौन है? नॉमिनी का, निशा का। हु बिकम्स मेंबर ऑफ 1% कंपनी, हु बिकम्स मेंबर ऑफ 1% कंपनी इन केस ऑफ डेथ। अगर सब्सक्राइबर ऑफ ओपीसी, सब्सक्राइबर टू एमओए की अगर डेथ हो जाती है, या वो पागल हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इनकैपिटेबल हो जाता है, इनकैपेसिटी हो जाती है, तो उस केस में उसकी जगह नया मेंबर कौन बनेगा, उसकी बात यहां पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आज तो निशा मैम नॉमिनी बनने के लिए रेडी हैं, बट ऐसा हो सकता है कि 2 महीने बाद वो कहें कि नहीं, मैं आपकी कंपनी की नॉमिनी नहीं रहना चाहती हूं, मैं अपनी कंसेंट को विड्रॉ करना चाहती हूं, मैं अपनी कंसेंट को क्या करना चाहती हूं?
विड्रॉ करना चाहती हूं। तो लॉ कहता है क्या निशा मैम के पास ये पावर होगी? द आंसर इज यस। तो यही बात यहां पर बोली है बेटा, नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट एनी टाइम, नॉमिनी में विड्रॉ हिज कंसेंट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू मेंबर एंड ओपीसी। यानी नॉमिनी जो है वो नोटिस देगी, किसको नोटिस देगी? ओपीसी को भी नोटिस देगी और मेंबर को भी नोटिस देगी। किस चीज का? कि मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रही हूं, मैं अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रही हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या गुरप्रीत सर भी इस नॉमिनी को हटाकर किसी नए नॉमिनी का नाम लिखवा सकते हैं? क्या मेंबर के पास यह पावर है कि वो अपना नॉमिनी चेंज करना चाहता है? द आंसर इज यस। वन पर्सन कंपनी का मेंबर भी, मेंबर ऑफ वन पर्सन कंपनी हैज द पावर दैट ही मे चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी, बट इसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा। मेंबर नोटिस देगा किसको? अबे 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 मेंबर नोटिस देगा किसको? नोटिस देगा मेंबर वन पर्सन कंपनी को नोटिस देगा। किस चीज का? कि मैं अब नॉमिनी चेंज कर रहा हूं। अब पहले नॉमिनी ये निशा थी, अब नॉमिनी हम बना रहे हैं नूरा को। तो हम नॉमिनी क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। और वन पर्सन कंपनी किसको बताएगी? आरओसी को ये बात बताएगी। वन पर्सन कंपनी जो है ये बात आरओसी को बताएगी और आप चेंज कर सकते हो। अब हम आगे जाकर एक सेक्शन पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 आपको बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर आप अल्टरेशन लाना चाहते हो, अल्टरेशन मतलब किसी भी तरह का कोई भी चेंज, एडिशन करना चाहते हो, डिलीशन करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, उसका प्रोसीजर आपको बताया जाएगा सेक्शन नंबर 13 में। अब सवाल यह आता है, जब वन पर्सन कंपनी का एमओए, जब वन पर्सन कंपनी के एमओए में हम नॉमिनी का नाम चेंज करते हैं, पहले यहां पे क्या लिखा था? निशा इज नॉमिनी फॉर गुरप्रीत। तो उस केस में जब आप इस नाम को चेंज करके यहां पर एक नया नाम मेंशन करोगे, इस नाम को चेंज करके जब यहां पर एक नया नाम मेंशन करोगे, न्यू नेम मेंशन करोगे, तब क्या आपको सेक्शन 13 का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा या नहीं? क्योंकि सेक्शन 13 में आपको प्रोसीजर दिया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने का। तो लॉ ने यहां पर क्लैरिफाई कर दिया। लॉ ने बोला देखो, जब भी आप नॉमिनी का नाम चेंज करोगे, हो सकता है नाम आप इसलिए चेंज कर रहे हो क्योंकि नॉमिनी अब नॉमिनी नहीं रहना चाहता, या आप इसलिए कर रहे हो कि वन पर्सन कंपनी का मेंबर नॉमिनी का नाम चेंज कर रहा है, कोई भी रीजन है, आप नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हो, है ना? उस केस में हम नहीं मानेंगे। लॉ कह रहा है मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि आपने एमओए में चेंज किया। मतलब इस चेंज को एमओए का अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। इस चेंज को आप चेंज कर लो लेकिन इसे एमओए का अल्टरेशन नहीं माना जाएगा। मतलब हमें सेक्शन 13 का प्रोसीजर वगैरह फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सेक्शन 13 पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। सेक्शन 13 किस चीज का सेक्शन था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने का सेक्शन था। लेकिन इसने कह दिया कि अगर तुम नॉमिनी चेंज कर रहे हो तो हम मान रहे हैं कि आपका कोई भी एमओए में चेंज नहीं हो रहा, ऐसा हम मान रहे हैं, तो सेक्शन 13 की बात ही नहीं आती। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया। नॉमिनी को नॉमिनी बनाने से पहले उसकी प्रायर रिटन कंसेंट लेनी पड़ती है, उसकी प्रायर रिटन कंसेंट लेनी पड़ती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बहुत बच्चे पता नहीं क्यों पुराना ही पढ़े जा रहे हैं, अब आपको नया पढ़ना है ना, नया पढ़ना है। फाउंडेशन में जो था वो था अगर आप वन पर्सन कंपनी के मेंबर बनना चाहते हो या अगर आप वन पर्सन कंपनी के नॉमिनी बनना चाहते हो तो टोटल 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। कंडीशन 1 है कि आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए। आप एक नेचुरल पर्सन होने चाहिए, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट वन पर्सन कंपनी में
बॉडी कॉर्पोरेट ना तो मेंबर बन सकती है ना ही नॉमिनी बन सकती है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती, सिर्फ नेचुरल पर्सन ही 1% कंपनीज को खोल सकते हैं और उसके नॉमिनी बन सकते हैं, ठीक है। सेकंड है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आप क्या होने चाहिए? इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप इंडिया में 1% कंपनी खोलने का राइट रखते हैं, अदरवाइज आप इंडियन सिटीजन नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। सो इंडियन सिटीजन, बेटा इंडियन सिटीजन की बात यहां पर हो रही है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और तीसरा बेटा कंडीशन है जो एक्चुअली में अब किसी काम का नहीं है, क्योंकि तीसरे कंडीशन में लिखा हुआ है, तीसरे कंडीशन में लिखा हुआ है कि आप रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब हो गया नॉट, अदरवाइज का यहां पर मतलब हो गया नॉट। यानी तीसरी कंडीशन है आपको इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए और उसके बाद लिख दिया या नहीं। इसका मतलब है थर्ड कंडीशन पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप इंडिया के रेसिडेंट हो तब भी आप 1% कंपनी के मेंबर या नॉमिनी बन सकते हो, और अगर आप इंडिया के रेसिडेंट नहीं भी हो तो भी आप बन सकते हो। तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये जो कंडीशन है अब किसी काम की नहीं रही है। सर रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब इनकम टैक्स में जो पढ़ा था वो अलग है, कंपनी एक्ट में जो पढ़ोगे वो अलग है, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में पढ़ोगे वो अलग है ना। तो रेसिडेंट इन इंडिया यहां पर मतलब है 120 दिन इंडिया में, ठीक है। बट क्योंकि अभी हमारे किसी काम का ही नहीं है, इंडिया में आप थे या नहीं थे उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें एक्चुअली में अब सिर्फ ये दो कंडीशन चेक करनी है। आप पहली कंडीशन नेचुरल पर्सन होने चाहिए और दूसरी कंडीशन इंडियन सिटीजन होने चाहिए। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, गुरप्रीत सर जो कि नेचुरल पर्सन है, गुरप्रीत सर जो कि नेचुरल पर्सन है, जो कि इंडिया के सिटीजन है, इंडिया के सिटीजन है और इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के रेसिडेंट भी है, इंडिया में ही रहते हैं गुरप्रीत सर। क्या वो एक 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? सारे बच्चे बताओ, क्या वो एक 1% कंपनी के मेंबर बन सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या वो एक 1% कंपनी के नॉमिनी भी बन सकते हैं? द आंसर इज यस। मेंबर, नॉमिनी, क्योंकि वो हमें क्या चेक करना था? नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन। एग्जाम्पल 2, सिड, मिस्टर सिड जो कि एक नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, बट वो कई सालों से सिंगापुर रहता है। कई सालों से कहां रहता है? सिंगापुर रहता है। वो सिंगापुर का रेसिडेंट है, बहुत सालों से आया ही नहीं है इंडिया, मान लीजिए सिंगापुर का रेसिडेंट है। क्या वो 1% कंपनी का मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? तो ध्यान देना, क्योंकि अब हमें इंडिया के रेसिडेंट वाली कंडीशन चेक नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये दो कंडीशन चेक करनी है। क्या ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? यस, वो 1% कंपनी में मेंबर या नॉमिनी बन सकता है। थर्ड एग्जांपल, मिस्टर जॉन नेचुरल पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, यूएसए का सिटीजन है, यूएसए का सिटीजन है और कई सालों से इंडिया में रह रहा है, इंडियन रेसिडेंट है, रेसिडेंट इन इंडिया है। क्या ये पर्सन ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी बन सकता है? कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है बट कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये बंदा ना ही ओपीसी में मेंबर या ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। लास्ट एग्जांपल, एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड एक नेचुरल पर्सन नहीं, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कहां की सिटीजन है बेटा? कंपनी किसी भी कंट्री की सिटीजन नहीं होती। कंपनीज क्योंकि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उन्हें सिटीजनशिप नहीं दी जाती। रेसिडेंट तो हो सकती है बट उनकी सिटीजनशिप नहीं होती है, तो इसलिए हम यहीं तक देखेंगे। क्या वो बॉडी कॉर्पोरेट है? नेचुरल पर्सन है ही नहीं, बात यहीं पे खत्म हो गई। वो नेचुरल पर्सन ही नहीं है, मतलब वो क्या नहीं कर सकती? पहली कंडीशन से आउट हो गई, वो ना ही ओपीसी में मेंबर, ना ही ओपीसी में क्या नॉमिनी नहीं बन सकती। चाहे एक्स लिमिटेड की बात कर लो, चाहे एलएलपी की बात कर लो, सब में हमारा आंसर यही रहने वाला है। तो यही बात उन्होंने बोला, ओनली नेचुरल पर्सन प्लस इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, मतलब नॉट और नॉट।
शॉल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी, आप ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करके उसके मेंबर बन सकते हो। शॉल बी एलिजिबल टू बिकम नॉमिनी फॉर मेंबर ऑफ ओपीसी, फॉर नॉमिनी फॉर मेंबर ऑफ ओपीसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरे बच्चा ओपीसी से रिलेटेड, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन कितनी ओपीसी खोल सकता है। अगर गुरप्रीत सर मान लीजिए, क्या गुरप्रीत सर 2 ओपीसी खोल सकते हैं, ओपीसी 1, ओपीसी 2, क्या गुरप्रीत सर 2 ओपीसी में मेंबर बन सकते हैं? लॉ कहता है नहीं, आप एक टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ किसी एक ही ओपीसी के मेंबर बनना है। मतलब 1 पर्सन 1 ओपीसी, 1 पर्सन 1 ओपीसी का कॉन्सेप्ट है, एक पर्सन एक ओपीसी। अगर आपको दूसरी ओपीसी बननी है तो पहले पुरानी ओपीसी से हट जाओ। ठीक है, तो एक टाइम पर आप 2 ओपीसी के क्या नहीं बन सकते, मेंबर नहीं बन सकते। दूसरा, सर क्या एक पर्सन मान लीजिए मिस्टर एक्स, क्या मिस्टर एक्स ओपीसी 1 और ओपीसी 2 क्या दोनों में नॉमिनी बन सकता है? दोनों में नॉमिनी बन सकता है? द आंसर इज नो। आप एक टाइम पे एक ही ओपीसी के क्या बन सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं। एक टाइम पे एक ही ओपीसी के नॉमिनी बन सकते हैं। ठीक है, तो मेंबर भी आप 2 ओपीसी के नहीं बन सकते और नॉमिनी भी आप 2 ओपीसी के नहीं बन सकते एक टाइम पे। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये है कि सर क्या एक मेंबर एक ओपीसी में तो मेंबर बन गया और एक ओपीसी में नॉमिनी बन गया, क्या यह चल सकता है? यस, आप ये अलाउड है, ये अलाउड है सर। लेकिन अगर वो जिस ओपीसी में नॉमिनी है उसके मेंबर की डेथ हो गई, तो वो तो इस में भी ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएगा। फिर तो वो ओपीसी 1 में भी मेंबर बन गया और ओपीसी 2 में भी मेंबर बन गया। ओपीसी 1 में मेंबर तो वो पहले से था, ओपीसी 2 में वो मेंबर इसलिए बन गया क्योंकि वो उस ओपीसी का नॉमिनी था और उसके मेंबर की क्या हो गई, डेथ हो गई। इस केस में क्या होगा, क्योंकि थोड़ी देर आपने पहले ही तो बताया कि एक पर्सन 2 ओपीसी में एक टाइम पर मेंबर नहीं बन सकता, तो लॉ कहता है ऐसे केस में हम तुम्हें 180 डेज का टाइम देंगे, तुम दोनों में से किसी एक ओपीसी को क्या कर देना, छोड़ देना, है ना। तो उसी की बात यहां पर करी है, नेचुरल पर्सन शॉल नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। नेचुरल पर्सन जो है वो एक ओपीसी से ज्यादा मेंबर नहीं बन सकता एंड शॉल नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन 1 ओपीसी। एक ओपीसी से 2 मतलब एक ओपीसी के अलावा वो किसी और ओपीसी का एक साथ नॉमिनी नहीं बन सकता। एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकते हो, एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हो। हां, एक ओपीसी में मेंबर और एक ओपीसी में नॉमिनी भी बन सकते हो। लेकिन अगर ऐसे केस में क्योंकि आप किसी और ओपीसी में नॉमिनी थे, उसकी वजह से, उसके मेंबर की डेथ होने की वजह से आप 2 ओपीसी में मेंबर बन जाते हो, देन सच पर्सन शॉल मीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब उस इंसान को 180 दिन का टाइम दिया जाएगा। उस इंसान को कितने दिन का टाइम दिया जाएगा, 180 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप दोनों में से किसी एक को छोड़ दो, दोनों में से किसी एक को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा माइनर से रिलेटेड। माइनर की अगर मैं बात करता हूं तो माइनर वो होता है जो 18 साल का नहीं हुआ। इंडिया में माइनर उस पर्सन को बोला जाता है, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स का नहीं हुआ है, कोई भी पर्सन अगर 18 ईयर्स का नहीं हुआ है तो उसे हम माइनर बुलाते हैं। जब 18 साल या उससे ऊपर का होता है उसे मेजर बुलाया जाता है। ठीक है, यह बात हमें इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में पढ़ने को मिलती है। अब यह कह रहे हैं कि माइनर जो है ना वो ओपीसी में मेंबर भी नहीं बन सकता, वो ओपीसी में नॉमिनी भी नहीं बन सकता। ना ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, ना ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। प्लस माइनर शेयर्स भी होल्ड नहीं कर सकता ओपीसी के, माइनर शेयर्स भी होल्ड नहीं कर सकता ओपीसी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा, अब इसमें ज्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट्स है, ये पढ़ लेते हैं। लास्ट 3-4 पॉइंट है। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि भैया 1 पर्सन कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है, 1 पर्सन कंपनी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में भी या पब्लिक कंपनी में भी। प्रोसीजर को फॉलो करके 1 पर्सन कंपनी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी कभी भी
कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती और ना ही सेक्शन 8 कंपनी जैसी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। सर सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली में यही है सेक्शन 8 कंपनी का। सेक्शन 8 कंपनी वो होती है जो प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है, जिनका जो मोटिव होता है वो चैरिटेबल होता है। या जरूरी नहीं कि वो चैरिटी करना मतलब लोग गरीबों को बांटना, जरूरी नहीं होता। मतलब वो प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन से काम नहीं कर रही है। हम एग्जांपल्स देखेंगे, इसके बड़े सारे एग्जांपल्स हम लोग डिटेल में सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बात करेंगे। अभी ये मान लीजिए चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई कंपनियों को सेक्शन 8 कंपनी का नाम दिया गया है। सर इसे सेक्शन 8 कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्शन 8 में बताया गया, कंपनी एक्ट के सेक्शन 8 में बताया गया है कि ये कंपनियां कैसे बनाई जाती है, इनमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं, वो सारी बातें आपको सेक्शन 8 में देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो 1 पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड or converted into section 8 company, but OPC can easily be converted into private company or public company. 1 person company नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती हैं और 1 पर्सन कंपनी ना ही किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स या डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज मतलब किसी भी और बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकती हैं। आई होप यहां तक आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 8 अब हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या कर लिया मैं आपको एक बार बता देता हूं शॉर्ट में, शॉर्ट। आज हमने बेटा सेक्शन 3 पढ़ा, सेक्शन 3A पढ़ा, प्रमोटर की डेफिनेशन पढ़ी और सेक्शन 7 पढ़ा। ठीक है सर, होमवर्क क्या रहेगा? होमवर्क भी लेके जाओगे क्या? हाँ सर, बिना होमवर्क के मुझे नींद नहीं आती है। होमवर्क का आंसर कहां मिलेगा? लास्ट लेक्चर में। होमवर्क का आंसर कहां मिलेगा? लास्ट लेक्चर में आपको होमवर्क का आंसर मिलेगा। चलिए, अरे होमवर्क की स्लाइड कहां चली? आइए यहां पर दे देता हूं होमवर्क। आइए, बुक आई होप आपके पास आ गई होगी, आपने जो ऑर्डर करी होगी। सर वो की नहीं आई, ऐसा मत बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और कोई क्वेश्चन है क्या? एक 3, एक 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 पीडब्ल्यू बुक का आपका होमवर्क में रहेगा। क्या? चलिए सर थैंक यू, स्लाइड दिखा दीजिए। अब यार चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।